बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। कंटेम्प्ररी वेस्टर्न फिलॉसफी हम देखने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा सा गैप हो गया था, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी। कुछ ऐसा होता है कई बार कि समय नहीं मिल पाता है या जो भी वॉट एवर, ठीक है, कई बार फैमिली में कुछ रहता है। तो आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं और एक रसल के ऊपर क्वेश्चन भी था, आई थिंक सारंग चोपड़ा जी ने क्वेश्चन भी किया था उसके ऊपर कि सर इसके बीच में रिलेशन है, उस रिलेशन को एक बार डिस्क्राइब कर दीजिएगा कि किस तरीके से अपनी चीजों को आगे एक्सप्लेन करता है, क्या रिलेशन शो करता है रसल। तो उसको भी हम आंसर देने की कोशिश करेंगे आज। तो रसल को शुरू करते हैं आज हम। रसल को मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था लेकिन वो आवाज नहीं थी उसकी, तो आपके लिए यूजलेस हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको दोबारा बना देता हूं एक बार और बस उसको दोबारा बना देते हैं। रसल, ठीक है। रसल ने लॉजिकल एटॉमिज्म कंसेप्ट दिया। ये मैं आपको लास्ट टाइम में मैंने बताया था, एक बार फिर से मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर देता हूं। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ लॉजिकल एटॉमिज्म, ठीक है। देखिएगा, वर्ड इन करते हैं, इसकी वर्ड्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं। हमेशा जब भी आप फिलॉसफी पढ़ें, स्पेशली कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी जब भी आप पढ़ें, तो वर्ड्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करें। यहां पर पूरा का पूरा फिलॉसफर जो है उन वर्ड्स के ऊपर ही टिका हुआ, उन शब्दों के ऊपर ही वो टिका हुआ रहता है। जैसे कि हमने कहा तार्किक परमाणुवाद। तार्किक का मतलब क्या हुआ? विद द हेल्प ऑफ लॉजिक और लॉजिक्स, ठीक है, या तो तर्क की मदद से, लॉजिक की मदद से, या फिर पूर्णतः वो तार्किक ही हो। परमाणुवाद का मतलब क्या हुआ? एटोमिज्म, मतलब ऐसा कंसेप्ट जो परमाणु या एटम्स के बारे में डिस्क्रिप्शन देता हो, उन्हें डिस्क्राइब करता हो। एटम्स कौन कौन से? जिनके द्वारा इस वर्ल्ड का क्रिएशन हुआ है, जिसने हमें और आपको बनाया है, जिसने इस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को बनाया है, व्हाटएवर, जिसने पूरे यूनिवर्स को बनाया है, वो एटम्स। इसका मतलब क्या हुआ? एटम्स का डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा कहीं ना कहीं विद द हेल्प ऑफ लॉजिक्स। जब हम परमाणुओं की व्याख्या तर्क के माध्यम से करेंगे तो यह कंसेप्ट कहलाएगा तार्किक परमाणुवाद। क्लियर है? अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं? रसल ने ऐसा क्या अनोखा एक रेवोल्यूशन किया जिसके कारण हम रसल को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? उसका रीजन क्या था? परमाणुवाद एक ऐसा कंसेप्ट था, एटोमिज्म एक ऐसा कंसेप्ट था जो ना कि इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, सभी के अंदर ये चल रहा था। अगर मैं चारवाक की बात करूं तो चारवाक ने कहा था कि स्वभाववाद, ये वर्ल्ड का जो क्रिएशन हुआ है वो किसी गॉड ने नहीं किया, किसी ईश्वर ने नहीं किया, ये परमाणुओं का अपना स्वभाव था, नेचर था, जिस नेचर से वो जुड़े और बड़े बड़े एटम्स का निर्माण कर लिया, या फिर वो टूट गए और छोटे छोटे पार्टिकल्स में बट गए। ऐसा ही हमने आगे देखा तो सांख्य फिलॉसफी में वहां भी गॉड को नहीं माना गया। तो इंडियन फिलॉसफी में भी साइंटिफिक अप्रोच तो कहीं ना कहीं वर्किंग में थी, लेकिन वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर भी ऐसा नहीं है कि वहां ये कंसेप्ट नहीं थे, वहां भी कहीं ना कहीं इन चीजों को माना गया। जैसे कि मैं लिबनिट्ज को ही ले लूं तो लिबनिट्ज ने क्या कहा? मोनोडोलॉजी, मीन्स ऐसे पार्टिकल्स जो कॉन्शियस हैं, जिनके अंदर कहीं ना कहीं एनर्जी है, ये एनर्जी पार्टिकल्स ने ही इस पूरे वर्ल्ड का क्रिएशन किया है। तो कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट तो बहुत पुराना था, लेकिन इन कंसेप्ट के अंदर एक लूप होल था, एक कहीं ना कहीं कमी थी। वो कमी क्या थी? इन कंसेप्ट के पीछे कहीं भी ये नहीं समझाया गया था कि हमने इन्हें लॉजिकली प्रूफ करने की कोशिश की है। तो ये इनका एक लूप होल था इंडियन फिलॉसफी में। वैसे भी तर्क को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अगर मैं तर्क की बात करूं तो इंडियन फिलॉसफी में ये बहुत ही लीस्ट नंबर के अंदर काउंट होता है, बहुत ही कम नंबरों के अंदर इसको आंका जाता है। हाँ, वेस्टर्न में इसका प्रचलन ज्यादा था, लेकिन फिर भी रसल से पहले इस वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन जो था वो किसी ने भी आज तक लॉजिक्स की मदद से नहीं दिया था। तो ये एक रेवोल्यूशन हुआ वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर। दूसरी बात, जब मैं लॉजिक्स की बात कर रहा हूं तो ध्यान रखिएगा, जब भी वेस्टर्न कंटेम्प्ररी में लॉजिक वर्ड आ गया, तर्क आ गया, तो वहां पर आपको एक चीज हमेशा पढ़नी होगी, जिसका नाम होगा लैंग्वेज, भाषा। भाषा पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि तर्क जो है, लॉजिक्स जो है, ये बेसिकली भाषा का ही एक पार्ट है, पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज, पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ये कन्वर्सेशन का एक पार्ट है, भाषा का एक भाग है। लॉजिक्स जो है ये इसी का एक भाग है, लैंग्वेज का ही एक भाग है। तो जब भी आप तर्क की बात करेंगे तब लैंग्वेज की भी बात होगी, या फिर मैं कहूं जब मैं लैंग्वेज की बात करूंगा तब मैं तर्क की भी बात करूंगा, लॉजिक्स की भी बात करूंगा। और ऐसा ही वेस्टर्न कंटेम्प्ररी फिलॉसफी में रसल के टाइम पे चल रहा था।
क्योंकि भाषा लैंग्वेज को ये माना जाता था कि यही एक कन्वर्सेशन का माध्यम है, बातचीत करने का एक तरीका है, इसी के द्वारा हम अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपने फील बहुत किया, मैंने कहा कश्मीर के बारे में डिस्क्रिप्शन दीजिए, तो आपने कहा कि मैंने वहां पर जो फील किया मैं आपको बता नहीं सकता, तो ये बता नहीं सकते तो मैं समझूंगा कैसे, बताना तो पड़ेगा। तो आपने कहा कि वो ऐसा इतना सुंदर था कि आप समझ लीजिए मेरे पास शब्द नहीं है, तो मैं एक अंदाजा लगा सकता हूं, लेकिन ये चीजें तो आपको बोलनी ही पड़ेगी। एक आप बिल्कुल ही साइलेंट हो गए तो हमारा कन्वर्सेशन नहीं होगा, हमारा संवाद नहीं होगा, हमारी बातचीत नहीं होगी। तो लैंग्वेज जरूरी है दो लोगों के बीच में अपने अपने विचारों को, अपने अपने थॉट्स को एक दूसरे तक ले जाने के लिए। तो यही लैंग्वेज है जहां पर अगर मैं इस वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन देता हूं लैंग्वेज के अंदर, तो उस लैंग्वेज की एक ही डिमांड होगी, लॉजिक्स। अगर मैंने इस लैंग्वेज में लॉजिक्स भी लगा दिए तो फिर आप मेरी थ्योरी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उस वक्त के फिलोसफर्स कहते थे। उस वक्त एक ट्रेंड चल रहा था कि लैंग्वेज फिलॉसफी लेके आओ, उस पर लॉजिक्स डालो और आप हो गए फिर यहां के भगवान। आपकी थ्योरी को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल विटगेंस्टीन का पूरा लाइफ जो है वो लैंग्वेज के ऊपर ही डेडिकेट था। ठीक है, तो रसेल को आगे देखते हैं। है क्या लॉजिकल एटॉमिज्म? क्या है? तार्किक परमाणुवाद में रसेल ऐसे एलिमेंट्स की बात करेगा, ऐसे एलिमेंट्स को डिस्कस करेगा, ऐसे एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेगा, ऐसे एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करेगा जिन्हें हम इस यूनिवर्स के बेसिक एलिमेंट्स कह सकते हैं, मौलिक तत्व कह सकते हैं। इट मीन्स ये कहां जा रहा है? रसेल की एक बार उसका लाइफ देखने की कोशिश करते हैं, रसेल की थ्योरी से हम उसके माइंड को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए आपका वर्ल्ड है पूरा का पूरा, ये आपकी दुनिया है। हम सभी जानते हैं कि बहुत साल पहले एक बिग बैंग हुआ था, बहुत बड़ा धमाका हुआ था। उस बिग बैंग थ्योरी से अलग अलग पार्टिकल्स निकल गए, अलग अलग कण निकल गए, जो कि आगे चलकर कोई आपके प्लैनेट्स कहलाए, कोई आपके स्टार कहलाए, कोई क्या कहलाए, कोई क्या कहलाए, अलग अलग चीजें निकल गई। अब ये जो वर्ल्ड का क्रिएशन हुआ है, ये जो वर्ल्ड की क्रिएटिविटी हुई है, इस क्रिएटिविटी के अंदर ऐसा क्या है जो कि कॉमन है? ऐसा क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मान लीजिए आपकी और मेरी बॉडी में आज भी बिग बैंग के टाइम के कुछ पार्टिकल्स मौजूद हैं। शायद आपको लगे कि सर मजाक है, लेकिन रियल में साइंस यही बात कहती है कि अभी भी हमारी बॉडी में बिग बैंग के टाइम के कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो बिग बैंग थ्योरी के वक्त रिलीज हुए थे, वो आज भी आपकी और मेरी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये आज भी आपकी और मेरी बॉडी में है। ये वो चीजें हैं जिनको आप कह सकते हैं बेसिक एलिमेंट्स। ऐसे ही कुछ बेसिक एलिमेंट्स को रसेल फाइंड आउट करना चाह रहा है। इट मींस ये जब से आपका यूनिवर्स बना है तब से लेकर प्रेजेंट टाइम तक जो यूनिवर्स मुझे दिखाई दे रहा है, इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाह रहा है, ये समझाकर कि ये वो बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनके कारण इस यूनिवर्स का निर्माण हुआ है, और इनको अगर मैं छेड़छाड़ कर दूं इनके साथ तो यूनिवर्स भी मेरा बिगड़ जाएगा। इट मींस कहीं ना कहीं ये कंप्लीट यूनिवर्स को डिस्क्राइब कर रहा है, यूनिवर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब कर रहा है, यूनिवर्स की पावर को डिस्क्राइब कर रहा है, और यूनिवर्स की लाइफ को डिस्क्राइब कर रहा है। किसकी मदद से? बेसिक एलिमेंट्स की मदद से, मौलिक तत्वों की मदद से, जिसके कारण ये समझाना चाह रहा है कि ये दुनिया है क्या। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। जैसे अगली लाइन में आप देखिए कि यदि हम इन बेसिक एलिमेंट्स को जान लें, इनके स्वरूप को, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इनको समझ लें, तो हम जगत की व्याख्या सबसे इजीएस्ट तरीके से कर सकते हैं, सबसे आसान तरीके से। जैसे मैंने आपसे कहा, एक शब्द मैंने आपसे लिखा, रोटी। मैंने कहा गेहूं के आटे की रोटी।
आपने कहा अच्छा गेहूं के आटे की है, ठीक है सर गेहूं का मुझे पता है, गेहूं की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, गेहूं का स्ट्रक्चर क्या है, गेहूं कहाँ कहाँ पे उगाया जाता है, गेहूं की कितनी वैरायटियां दुनिया में है, गेहूं का रेट क्या होता है, गेहूं के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं, इससे हमें कार्बन मिलता है, प्रोटीन मिलता है, क्या क्या मिलता है वो सब मुझे पता है। इट मीन्स अब आप उस रोटी की व्याख्या कर रहे हैं, बट रोटी का डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये गेहूं का डिस्क्रिप्शन था। लेकिन गेहूं और रोटी अलग अलग थोड़ी ही है। रोटी का जो मौलिक तत्व है, जो बेसिक एलिमेंट है वो गेहूं है, तो हमने गेहूं को डिस्क्राइब कर दिया तो रोटी डिस्क्राइब अपने आप हो गई। इसी तरीके से अगर मैं उन बेसिक एलिमेंट्स का डिस्क्रिप्शन दे देता हूं तो ये इस वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन होगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। नेक्स्ट देखिएगा, हालांकि इस जगत का जब मैं डिस्क्रिप्शन देता हूं तो हमें साधारण भाषा का प्रयोग ना करके एक स्पेशल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। स्पेशल लैंग्वेज मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, संस्कृत लैंग्वेज हो गई है आपकी, मैं कहूं कि अगर अरबी भाषा में कह दूं, ठीक है, तो ये वो भाषाएं थी उस वक्त की जिन्हें माना गया था कि ये किसी विशेष की व्याख्या करने के लिए बनाई गई है। तभी तो बुद्ध ने संस्कृत का यूज नहीं किया, उन्होंने लोकल लैंग्वेज का यूज किया जिसको हम कहते हैं पाली। इसका मतलब वो लोकल लैंग्वेज है और संस्कृत उस वक्त की आपकी एक यूनिक लैंग्वेज थी। क्यों? क्योंकि वो द डिस्क्रिप्शन ऑफ गॉड देने की कोशिश कर रही थी। ये जस्ट एक लिंकअप है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है, जस्ट लिंकअप बता रहा हूं मैं आपको कि जब भी आप किसी स्पेशल की बात करते हैं तो आपको स्पेशल वर्ड्स का यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए, तो जब आप प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे तो आप अपने एक एक शब्द का ध्यान रखेंगे, मैं क्या बोल रहा हूं, आप उन्हें आदर देंगे। आप जो नॉर्मली, जैसे मान लीजिए कॉलेज बॉयज है, मान लीजिए कॉलेज बॉयज हैं, कॉलेज बॉयज जो बातें करते हैं आपस में गाली गलौज भी हो जाता है, ठीक है, हल्की भाषा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वही लोग, वही बिगड़े हुए लोग अगर प्राइम मिनिस्टर के सामने गए हैं तो अब क्या वो लोकल लैंग्वेज का यूज करेंगे ना, अब वो एक लैंग्वेज का स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे और उस मेंटेन किए हुए स्टैंडर्ड के अंदर पीएम से डिस्कशन करेंगे। इट मीन्स कंडीशन और आपका एम किस चीज के लिए मैं बोल रहा हूं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लैंग्वेज के लिए। और अगर मैं गॉड का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं तो गॉड के डिस्क्रिप्शन के लिए लोकल लैंग्वेज यूज नहीं होगी। इसी तरह रसल कह रहा है, जब मैं इस बेसिक एलिमेंट की बात कर रहा हूं इसके लिए मैं लोकल लैंग्वेज का यूज नहीं करूंगा, मैं एक स्पेशल लैंग्वेज की बात करूंगा। आप कहेंगे स्पेशल लैंग्वेज कौन सी? रसल कहेगा मेरी जो स्पेशल लैंग्वेज है वो स्पेशल लैंग्वेज ऐसी है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फैक्ट जो कि हम जनरल लैंग्वेज में यूज करते हैं, उन सभी फैक्टों का लॉजिकल एनालिसिस किया गया है पहले, उनका फिल्ट्रेशन हुआ है पहले, उनका शुद्धिकरण हुआ है पहले, जो जो कमियां थी उन्हें हटा दिया गया है, जो जो खूबियां थी उन्हें लाया गया है और उस लैंग्वेज को ऐसा बनाया गया है जिसको आप क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकते। और ऐसी प्योरिफिकेशन वाली लैंग्वेज का ही मैं यूज करूंगा मेरे इन एलिमेंट्स की व्याख्या के लिए। इट मीन्स लॉजिकल एनालिसिस वो प्रोसेस है जिससे रसल एक जनरल लैंग्वेज को, एक लोकल लैंग्वेज को स्पेशल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। स्पेशल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद उस स्पेशल लैंग्वेज का यूज करके वो जिन एलिमेंट को डिस्क्राइब करेगा, जिन तत्वों को डिस्क्राइब करेगा, वो तत्व नॉर्मल नहीं होंगे, वो बेसिक एलिमेंट होंगे। उनको मैं कहूंगा द लॉजिकल एटम्स। और ये लॉजिकल एटम ही होंगे जिन्होंने पूरे दुनिया का निर्माण किया है। एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको मैं, कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज। ये है आपकी लोकल लैंग्वेज। देखिए मेरी अंग्रेजी ज्यादा अच्छी नहीं है। लोकल लैंग्वेज, साधारण भाषा। साधारण भाषा के अंदर जब मैं इसका शुद्धिकरण कर देता हूं, शुद्धिकरण कैसे किया? तर्क की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ लॉजिक्स। तर्क लगा दिए तो ये लॉजिकल लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज है अब लोकल नहीं रही, ये बन गई स्पेशल लैंग्वेज, विशेष भाषा।
या फिर विशेष तार्किक भाषा, स्पेशल ऑब्लिक लॉजिकल लैंग्वेज। अब नॉर्मली मैं जब लोकल लैंग्वेज की बात कर रहा था और अगर किसी एटम का डिस्क्रिप्शन दे रहा था तो वो नॉर्मल एटम्स ही होंगे, जनरल एटम्स होंगे। लेकिन स्पेशल लैंग्वेज का जब मैंने यूज किया और उस वक्त जब मैंने एटम का डिस्क्रिप्शन किया, इट मींस डिस्क्रिप्शन ऑफ एटम्स विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल लैंग्वेज, तो ये कहलाया लॉजिकल एटमिज्म। और ये जो लॉजिकल एटमिज्म है, ये जो लॉजिकल एटम्स हैं, ये ऐसे एटम्स हैं जिनको मैं कहता हूं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्स। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्स, ये वो एलिमेंट्स हैं जिन्होंने इस दुनिया का क्रिएशन किया होगा। मे बी पॉसिबल, हाइपोथेसिस है, थ्योरी नहीं है, कल्पनाएं हैं। फिर से देखिएगा, लोकल लैंग्वेज जहां पर लॉजिक्स की कमी है, अगर मैंने लॉजिक्स का यूज कर दिया, इट मींस इसका प्योरिफिकेशन कर दिया, फिल्ट्रेशन कर दिया, तो ये कन्वर्ट हो गई स्पेशल लैंग्वेज में, विशेष भाषा में। विशेष भाषा वो है जहां पर लैंग्वेज के अंदर लॉजिक्स का यूज किया गया। इसी लॉजिक्स को, इसी लैंग्वेज को जब मैंने एटम्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन करने के लिए डाला, तो उस वक्त जो डिस्क्रिप्शन निकल कर आया वो कहलाया लॉजिकल एटमिज्म, जिसके द्वारा मैं इस दुनिया के क्रिएशन की थ्योरी को सॉल्व कर सकता हूं। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब आपके एटॉमिक फैक्ट्स जो होंगे, परमाणुविक तथ्य जो होंगे, वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। आप कह तो रहे हैं कि हम बेसिक एलिमेंट की बात करेंगे, लॉजिकल एटमिज्म की बात करेंगे। ये जिन एटम्स की आप बात कर रहे हैं, ये जो एटम्स का डिस्क्रिप्शन देने के लिए जो फैक्ट आप लेकर आ रहे हैं, ये क्या है, इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके अंदर क्या क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए। तो रसल इसको यहां पर एक्सप्लेन कर रहा है कि इनके बीच, इनके अंदर तीन तरह के एलिमेंट्स तो होने ही होने चाहिए: सेंसेशन, रिलेशन और उसके एट्रीब्यूट्स या उसके गुण। सेंसेशन, रिलेशन एंड एट्रीब्यूट्स, गुण, फैक्टर्स भी कह सकते हैं इसको आप। तीन चीजें तो कंपलसरी होनी ही होनी चाहिए। कुछ गुण, कुछ फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो अपने आप में यूनिक हो, प्लस वो सभी के बीच में कॉमन हो, सभी के बीच में कॉमन हो, सभी के बीच में, इट मींस उनमें रिलेशन होना बहुत जरूरी है। रिलेशन कॉमन भी हो, रिलेशन भी हो, इट मींस कहीं ना कहीं इनके अंदर एक सेंसेशन होना चाहिए। फिर तो इट मींस गुण, संबंध, संवेदन, तीनों चीजें आपको परमाणुविक तथ्यों के अंदर मिलेगी ही मिलेगी। यही इसका कॉन्फ़िगरेशन है। परमाणुविक तथ्यों की अभिव्यक्ति, जो उसका एक्सप्रेशन हम करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, जब भाषा के आधार पर किया जाएगा, तो यही सारे के सारे एटम्स, यही सारे के सारे फैक्ट क्या कहलाएंगे? परमाणुविक अभिकथन कहलाएंगे। ठीक है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका उद्देश्य कोई ऑब्वियसली बात है, कोई यूनिक, कोई आइडल टारगेट होगा। गुण सामान्य होने के कारण परमाणुविक अभिकथन में विधेय भी सामान्य होगा। परमाणुविक अभिकथन के उद्देश्य हमेशा विशेष होंगे और सामान्य संबंध पाया जाएगा। ये कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है। टारगेट हमेशा यूनिक होगा, ठीक है, ये एक स्पेशलिटी है, लेकिन नेचर वाइज हमेशा ये हमें जनरल लगेंगे। ठीक है, टारगेट यूनिक है लेकिन जनरल लगेंगे। ये दो समझने की कोशिश कीजिए आप। तो बस रसल ने इसके कुछ अलग अलग टाइप्स बताए हैं। चार तरह के होते हैं। एक होता है स्पेशल, एक है आपका जनरल या कॉमन, फिर है आपका निगेशन, और फिर है आपका फेथफुल भी होना चाहिए। विशेष, स्पेशल का मतलब क्या हुआ? मतलब जहां पर विशेष एक ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेशल ऑब्जेक्ट। मैंने कहा ये ट्रेन है, ये गाड़ी है, ये लैपटॉप है, ये मोबाइल है, ये क्लास है, ये फिलॉसफी है, ये रसल है, स्पेशल। अच्छा, तो फिर जनरल में क्या होगा? जनरल में क्या होगा? जनरल में जनरल बातें होंगी। ये शायद किताब है, शायद किताब है, मींस मैंने मना नहीं किया, लेकिन ये सामान्य बातें हैं। ठीक है, मींस इसका मतलब ये हो गया, आपने कहा कि ये एक मेरा घर है, इस घर में मैं रहता हूं,
ठीक है, घर में सभी रहते हैं, ये सामान्य बात है, इसमें कोई स्पेशल नहीं है। स्पेशलिटी वाली बात जब भी होगी वहां पर आपका टारगेट होगा, वो टारगेट वहां अवेलेबल होगा, अवेलेबल टारगेट आपको विजिबल होगा, और तब आप ये कहेंगे कि वो स्पेशल है। लेकिन जनरल में जनरल डिस्कशन, कैसे हैं आप और सुनाइए क्या हाल चाल है आपके, ये जनरल डिस्कशंस। थर्ड है निगेशन। मैं कल क्लास में आया ही नहीं, तो आपने कल क्या पढ़ा होगा? आया ही नहीं, हुआ ही नहीं, इंसिडेंट हुआ ही नहीं, और ये मानना जरूरी है आपके लिए, कंपलसरी है कि मैं कल क्लास में नहीं आया, बात खत्म। तो आपने क्या पढ़ा होगा? अब आप चाहे कह दे नहीं सर हमने पढ़ा था, हमने सेल्फ पढ़ा था। भैया कल मैं क्लास में नहीं आया तो आपने क्लास में नहीं पढ़ा, दैट्स इट, मैं इसकी बात कर रहा हूं। आपके यहां क्लास में तो नहीं पढ़ा, बस बात खत्म। फोर्थ है ट्रस्ट, फेथ। ईश्वर है, ये विश्वास पे आधारित है। पृथ्वी सबसे अच्छा ग्रह है, पृथ्वी पर ही जीवन है, मे बी। ये ऐसे कथन हैं जिन पर ट्रस्ट किया जाता है, विजिबल नहीं है। फर्स्ट जहां पर है वहीं पर विजिबल है, एग्जैक्ट इसकी लोकेशन चेंज नहीं है, इसलिए स्पेशल है। सामान्य, मे बी पॉसिबल, हो भी सकता है। थर्ड निगेटिव, मे बी पॉसिबल, नहीं भी हो सकता है। फिर है विश्वास, पता नहीं होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ट्रस्ट है हमें तो, ठीक है। तार्किक परमाणुवाद को क्रिटिसाइज भी किया गया है, लॉजिकल एटॉमिज्म को क्रिटिसाइज भी किया गया है। इसका क्रिटिसिज्म देख लेते हैं एक बार, क्या क्रिटिसिज्म किया गया है इसका, ताकि हमें ये क्लियरिफाई हो जाए कि हाँ ये चीज सही है या गलत है। पहला क्रिटिसिज्म सबसे शानदार है इसका, वर्ड और लैंग्वेज, इसका जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है ये एक जैसा नहीं है। लॉजिक और वर्ड, इसका स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं है। मींस लैंग्वेज के लिए आपको ग्रामर चाहिए, लैंग्वेज के लिए आपको कॉन्वर्सेशन के लिए दो आदमी चाहिए, लेकिन वर्ल्ड के क्रिएशन जब हुआ तब कौन था यहां सुनने वाला? नहीं। लैंग्वेज तो बनाई जाती है, अलग अलग लोगों की अलग अलग लैंग्वेज, लेकिन वर्ल्ड तो एक ही है। देन एक उस लैंग्वेज के माध्यम से जो सबकी अलग अलग होती है, आप उस वर्ल्ड को कैसे डिस्क्राइब कर देंगे जो यूनिक है? पॉसिबल नहीं है। सेकंड, रसेल ने इस वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन सरल तथ्यों के आधार पर माना, और आगे चलकर वो कहता है कि इसके अंदर भी तीन अलग अलग फैक्टर्स होने चाहिए। हमने पढ़ा था संवेदन, संबंध और गुण। एक चीज क्लियर करो, या तो तीन या एक, दोनों मत बोलो। भाषा तो शब्दों का एक कॉम्बिनेशन है, संयोजन है, लेकिन तथ्य जो फैक्ट है वो अलग अलग वस्तुओं का संयोजन नहीं है। ये लैपटॉप है तो ये लैपटॉप ही है, यहां लैप, टप चारों कंबाइन करके लैपटॉप नहीं बना। नेक्स्ट, रसेल ने प्रिंसिपिया मैथमेटिका में यह माना कि संपूर्ण भाषा हमेशा सही होती है। ये तो आप भी जानते हैं नहीं होती है। लॉजिकल एटॉमिज्म से अब ये नहीं समझा सकते हैं कि ये जो चीजें हैं ये मेरे सेंसेस ने अज्यूम किया और ये बाहर कैसे आई, और मेरे सेंसेस ने इसकी नॉलेज की तो इसकी नॉलेज मेरे अंदर कैसे गई। ये लॉजिकल एटॉमिज्म कब पता पा रहा है? अभी तक रसेल ने इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। लॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, लॉजिकल स्ट्रक्चर ये मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा मेरा समय कम है तो ये मैं कल पूरा खत्म कर लेंगे हम। प्लस कल दिन में मैं आपको एक पेपर दूंगा इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफी का कंबाइन। प्लस कल से हमारा एक टेस्ट सीरीज भी शुरू हो रहा है आईएएस 2020 मेंस फिलॉसफी का, उसका पेपर भी दूंगा मैं आपको। हाँ ठीक, बस यही कहना था आपसे, तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।